वी वर डिस्कसिंग अबाउट सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। जो हमने कहा कि जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, देयर आर 3 मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस इज अबाउट द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, चॉइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और वेयर द रिसोर्सेज शुड बी पुट इनटू यूज। ये जो रिसोर्सेज की हम बात करें, रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तीन बताई ना मैंने कहा, आपके सिलेबस में नहीं है, तो जब भी आपसे बोला जाएगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी डिफाइन करो, तो आपको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ही डिफाइन करनी है। हाँ, ये मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा ज्ञान। ठीक है, हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड डिनोट्स ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस। लैंड का मतलब सिर्फ जमीन ही नहीं है, लैंड का मतलब है जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सब लैंड उनको रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक तो ये हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लेबर डिनोट कर रहा है ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और कैपिटल फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज। और एंटरप्रेन्योर हु टेक रिस्क एंड combines all 3 factors of production। जितने भी हमारे 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किस रेशो में यूज करना है, दैट इज ऑल डिसाइडेड बाय एंटरप्रेन्योर। एंड एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु टेक रिस्क टू कैरी ऑन ऑल द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। हाउ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी पुट इन यूज, फॉर विच टाइप ऑफ गुड्स, विच टाइप ऑफ सर्विसेज एंड इन व्हाट क्वांटिटी, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ what to produce. Then we have 2 types of technique of production. One is labor oriented and one is capital oriented. So how to produce related to choice between technique of production. ठीक है, थर्ड हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है, फॉर whom to produce। इसका आंसर हम बहुत तरीके से दे सकते हैं। फॉर whom to produce, who has परचेजिंग पावर। अब ये तो बड़ी अजीब सी समस्या आ जाएगी, मतलब जिनके चारों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, दे डोंट हैव राइट टू कंज्यूम एनीथिंग। ये तो वही वाली बात हो गई कि सिर्फ परचेजिंग पावर जिनके पास है उनके लिए हम प्रोड्यूस करेंगे, ये तो गलत हो गया। यानी कि हम इसके आंसर में ये भी कह सकते हैं, हु वांट्स टू कंज्यूम। कंज्यूम कौन करना चाहता है, हु वांट्स टू कंज्यूम। कौन कंज्यूम करना चाह रहा है, किसको जरूरत है, हु नीड इट, हु नीड इट। ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो हमें कहते हैं कि यानी कि हम ये चॉइस कर रहे हैं कि रिच वर्सेस पुअर में कितना रिसोर्स हमें रिच पीपल के लिए लगाना है और कितना रिसोर्स हमें पुअर पीपल के लिए लगाना है। क्योंकि हम पुअर पीपल को, यानी कि दोज हु डोंट हैव परचेजिंग पावर, वी कांट इग्नोर देम। हमारी तो वैसे भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, 3 तरह की इकोनॉमी बताई थी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। तो हम तो प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ सोशल वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो फिर ये बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसको और जब हम डिटेल में बात करते हैं तो दिस इज अ चॉइस ऑफ
डिस्पोजल ऑफ या डिस्बर्समेंट ऑफ, डिस्बर्समेंट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ऑफ नेशनल डिस्पोजल इनकम। डिस्पोजल भी कह सकते हैं, डिस्पोजेबल भी कह सकते हैं, इनटू वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या मतलब हुआ इसका कि ये सब तो हमारे आंसर हैं कि परचेजिंग पावर, रिक्वायरमेंट, नीड, रिच वर्सेस पुअर, बट हमारी इकोनॉमी में जो टोटल रिसोर्सेज है वो इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड होते हैं। कौन सा फैक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है रिसोर्स में, नेचुरल सी बात है, उसी को ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा ना जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और रिवॉर्ड क्या मिलता है? लैंड के बदले में रेंट होता है, लेबर का रिवॉर्ड वेजेस होता है, कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट होता है और एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड प्रॉफिट होता है। तो ये जो रिवॉर्ड्स हैं पूरी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम दैट नेशनल इनकम विच इज अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी। हमारे पास नेशनल इनकम काफ़ी तरह की होती है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो वाली नेशनल इनकम, पूरी इकोनॉमी की वो इनकम विच इज़ अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग। ठीक है, ये जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है NDI विच इज अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग। ठीक है, इंडिया की तो भी मुझे याद नहीं है कितनी है, सर्च कर सकते हैं, कर लेंगे अभी बाद में। तो कितनी हमारी स्पेंडेबल इनकम है ये सब कैलकुलेट करना भी तुम लोग 12th में सीखोगे, अभी तो तुमको सिर्फ टर्मिनोलॉजी बता दी गई है। तो ये जो हमारी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है, इस किस तरह से ये इनकम इन 4 फैक्टर्स में डिवाइडेड है, उसी के बेसिस पर, ये डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर ये डिसाइड होगा कि किसके लिए प्रोडक्शन की जाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी एक के लिए 0 हो, ये कभी नहीं होगा। किसी के लिए कम होगी, किसी के लिए ज़्यादा होगी, नेचुरल सी बात है। अगर हम नॉर्थ इंडिया के रिसोर्सेज की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में राइस की कंजम्पशन कम होती है, लेकिन साउथ इंडिया में राइस की कंजम्पशन ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे उस प्रोडक्ट की ज़्यादा कंजम्पशन है तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, राइट। तो जिस कंट्री में या जिस स्टेट में जिस तरह की फूडिंग हैबिट्स हैं, जिस तरह का लिविंग स्टाइल है, अब इंडिया में साड़ीज़ बहुत चलती हैं, ट्रेडिशनल वियर बहुत चलता है, लेकिन अमेरिका में तो साड़ीज़ की शॉप बहुत कम होंगी। हमारे यहाँ हर गली में साड़ी की दुकानें मिल जाएंगी, कुर्ते पजामे की शॉप्स मिल जाएंगी। यूएस में तो नहीं मिलेंगी ना, यूके में भी नहीं मिलेंगी, वहाँ ढूंढनी पड़ेगी, कहीं पे कोई कोने में जाकर कोई एक होगी, क्योंकि वहाँ पे उस तरह की रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। तो क्या किस तरह की पॉपुलेशन अवेलेबल है? क्या हमारे पास एंटरप्रेन्योर ज़्यादा अवेलेबल हैं, हमारे पास कैपिटलिस्टिक लोग ज़्यादा अवेलेबल हैं, हमारे पास लेबर क्लास ज़्यादा अवेलेबल है? किस तरह की पॉपुलेशन हमारी फॉर्म हो रही है, उनके लिए प्रोडक्शन की जाएगी। ठीक है, तो दिस इज थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अगर तुमसे 1 लाइन में बात आती है, जब मैच द फॉलोइंग की आती है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस इज चॉइस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, बट हाउ टू प्रोड्यूस इज चॉइस बिटवीन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस इज चॉइस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल बेसिक 3 सवालों के जवाब होंगे। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या रहेगा? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑप्टिमम combination of all
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनमें हम बेस्ट कॉम्बिनेशन निकालें कि सबके पास रीचेबिलिटी रहे। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये प्रॉब्लम है, हमने ये भी पढ़ लिया कि इनको सॉल्व करने के लिए, इनको डील करने के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये सब बातें तो हमने कर ली, लेकिन कोई एक प्रॉपर सॉल्यूशन में तो पता होना चाहिए ना हमें। तो वो जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो हमें पता लगता है, एक टर्म होती है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। It is also called PPF, Production Possibility Frontier. It is also called Transformation Curve. A graphical प्रेजेंटेशन। अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी अच्छी भारी भारी शब्द यूज कर लेते हैं ताकि नंबर मिल जाए। तो हम क्या कह रहे हैं, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन नहीं, कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which shows optimum, एक और भारी वर्ड यूज कर लिया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो तुम बात बोल रही थी, बात तो यही लिखी है मैंने, कुछ अलग नहीं लिखा, बस थोड़ा सजा के लिख दिया, प्लेटर सा बना के। ठीक है, और ये कर्व कैसा दिखता है, ग्राफ जैसा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर चलो गुड्स के नाम दे देते हैं, यहाँ पर वीट है, यहाँ पे राइस है, ये हमारा कर्व है पीसी। ठीक है, ये वो पॉइंट है व्हेन ऑल रिसोर्सेज used to produce rice। यहाँ पे सिर्फ राइस की प्रोडक्शन हो रही है। ये वो पॉइंट है when all resources used to produce wheat। और इसके बीच में सारे कोई भी कॉम्बिनेशन हम ले लें, कोई भी ए बी डी ई, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लें, ये सब कॉम्बिनेशन ए बी डी ई, ये सब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं। मीन्स ऑन द पीपीसी फुलर यूटिलाइजेशन of resources, on the PPC fuller utilization of resources। ठीक है, अगर कोई पॉइंट इसके अंदर आ गया F, तो हम कहेंगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये आ गया। अगर हम कोई पॉइंट बाहर ले लें तो ये तो रिसोर्सेज ही हमारे यहाँ पे पूरे यूज हो गए, बाहर का पॉइंट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अनअटेनेबल, अब तुमने जो बोला नॉट पॉसिबल, मैं भी वही बोल रही हूँ, बस मैं थोड़ा प्यार से वर्ड बढ़िया वाला यूज कर रही हूँ। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, अनअटेनेबल व्हाट, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ऑन द पीपीसी, अबव द पीपीसी,
और बिलो द पीपीसी। 3 कॉन्सेप्ट हो गए। बिल्कुल ध्यान रखना, ये जो डायग्राम आप बनाओगे, ये डायग्राम अगर किसी ने ऐसे बना दिया, हाँ ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ये सब गलत हैं, बिल्कुल गलत। ये सब शेप्स, क्योंकि मैं जनरली देखती हूँ बच्चे कैसे भी बना देते हैं, इसकी शेप प्रॉपर ऐसे ही आनी चाहिए, कनकेव ऐसे, ठीक है, प्रॉपर, समझे? ऐसा क्यों है? अगर हम इसकी बात करें प्रॉपर्टीज की, तो हम कह रहे हैं कि दिस इज concave to origin. Why this is concave to origin? क्योंकि अब यहाँ पे एक एक, ये वीट और ये राइस, एक एक यूनिट बढ़ाओ, एक एक यूनिट। हम क्या कह रहे हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कॉनकेव से भी पहले हमने कहा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो तुमने अभी बात बोली थी ना कि एक एक्स्ट्रा यूनिट फॉर प्रोड्यूसिंग मोर यूनिट्स ऑफ व्हीट राइस हैज टू बी सैक्रिफाइस्ड। राइस को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा अगर हमें व्हीट को प्रोड्यूस करना है तो। बट हम क्यों करेंगे सैक्रिफाइस? हमें कुछ बेटर मिल रहा होगा। अगर हमें व्हीट को प्रोड्यूस करना है तो हमें राइस को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। इधर देखो, मान लो मैं ये वाला कॉम्बिनेशन ले रही हूँ, अब अगर मुझे बी लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? राइस को कम करना पड़ेगा, तभी तो मैं व्हीट को ले पाऊंगी। अगर मुझे ई लेना है तो मुझे राइस को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी तो मैं व्हीट और ले पाऊंगी, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ये हमारी एजम्पशंस में आता है। हम एजम्पशन लेके चलते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा। लिमिटेड रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा, मेथड ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा। जो भी हमारा मेथड ऑफ प्रोडक्शन है रिमेन कांस्टेंट है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, जब हमारे पास सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं तो जिनको कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन हमारा एक फिक्स बन गया, वही मेथड हम यूज कर रहे हैं। हमने कहा कि एक को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और इसे हम कहते हैं दिस इज ड्यू टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस इज ड्यू टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? हाँ, उसको फॉरगो करना मीन्स हमें कहते हैं द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आप अभी स्कूल के बाद आप जॉब पे गए, आपको 5000 की जॉब मिली और सो हैप्पी, बट कुछ टाइम बाद आपको 20,000 की जॉब मिल गई। To get that 20,000 job, the opportunity cost is 5,000. Means आपकी 15,000 की इंक्रीमेंट हुई, फिर 20,000 से आप 1 लाख पे पहुंच गए। To get that 1 lakh
जॉब यू नीड टू सैक्रिफाइस 20,000, लेकिन अगर आपको 20 की जगह 18 की मिलेगी तब थोड़ी ना आप 20 को छोड़ोगे, यानी कि आपको बेटर ऑल्टरनेटिव मिलेगा तभी तो आप छोड़ोगे। आप लोगों ने अगर कॉमर्स ली तो आपके पास, अगर आपके स्कूल वाले पीछे पड़े थे, नहीं बेटा तू तो साइंस ही ले, तू अच्छा बच्चा है, हमारे स्कूल का ये है वो है, साइंस ले साइंस ले साइंस ले, बट इफ यू फॉरगो साइंस फॉर गेटिंग कॉमर्स, सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ऑप्टिंग कॉमर्स इज साइंस, क्योंकि यू सीम्स दैट कॉमर्स इज बेटर ऑल्टरनेटिव। कोई बच्चा कॉमर्स छोड़ के साइंस ले रहा है, यानी कि कॉमर्स उसकी, यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है, आप छोड़ रहे हो। क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि आपके लिए वो कम प्रायोरिटी पर है। हम ये नहीं कह रहे कि वो सबके लिए खराब है, कि सबका अपना अपना परसेप्शन है, ठीक है। हम यहाँ पे भी कह रहे हैं कि हमें कुछ बेटर ही मिल रहा होगा तभी हम कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं इसके एक एक यूनिट इंक्रीज करूँ तो हम देखते हैं पहले हमने इतना फॉरगो किया, फिर हमने और ज़्यादा किया, फिर हमने और ज़्यादा किया, यानी कि कौन से हाँ आज बिल्कुल सेंटर का पॉइंट इक्वल होगा कि मतलब जहाँ पे दोनों की कॉस्ट इक्वल होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि इसके एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें उसका एक्स्ट्रा ज़्यादा फॉरगो करना पड़ रहा है, यानी कि कनकेव टू ओरिजिन है, सिर्फ कनकेव लिखोगे तो भी गलत है, कनकेव टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC, ठीक है। अब मार्जिनल बता रही हूँ, मार्जिनल वर्ड का मतलब फॉर वन एडिशनल यूनिट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है ही। तो हम क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू sacrifice of good X और gain of good X, और क्योंकि ये इंक्रीजिंग होती है इसलिए ये शेप ले रही है। अगर ये इंक्रीजिंग ना हो, अगर ये डिक्रीजिंग हो, विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। अगर ये कांस्टेंट रहेगी तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये भी पॉसिबल होता है अगर हमारे पास जो गुड्स हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं आपस में एक दूसरे के, तो वो पॉसिबल हो जाता है कि बिल्कुल परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो अदरवाइज नहीं होता, ठीक है।